तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कल हमने अकाउंट्स पर चर्चा करी थी। हमारी अगली क्लास अकाउंट्स की कल है। अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करके बैठना क्लास में, ताकि शुरू में मैं बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब दे सके और फिर हम टॉपिक को आगे चला सके। और आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं बच्चों। हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, हमारे पास दो बुक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दोनों बुक्स 40-40 मार्क्स के लिए हमारे पास, और ईच बुक से 17 क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में रहेंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स। और क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, 3 मार्क्स के रहते हैं, 4 मार्क्स के रहते हैं और 6 मार्क्स के। 1 मार्क्स वाले एक बुक से 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ये सीक्वेंस यही रहती है बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल 17 क्वेश्चन रहेंगे और सेम सीक्वेंस रहेगी। पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, फिर 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और फिर 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। और ये 17 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली फिर रिपीट हो जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर बुक स्टैट्स। ये डिस्कशन आपसे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब भी मैं इको का कोई चैप्टर, कोई टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा तो वहां मैं मार्किंग स्कीम साथ में बोलूंगा। अगर मैंने उस टॉपिक पर 1 नंबर का टॉपिक बोला कि वो 1 मार्क्स का है, तो जो आपने नोट्स बनाने हैं वो 1 लाइन या 1 वर्ड का रहेगा। 3 मार्क्स के टॉपिक पर आपको नोट्स कितने बनाने हैं? 60 to 80 वर्ड्स रहेंगे एज पर द सीबीएसई रिकमेंडेशन। 4 मार्क्स के लिए आप 80 to 100 वर्ड्स के पैराग्राफ तैयार करेंगे और 6 मार्क्स में 100 to 120 वर्ड्स विद डायग्राम एंड शेड्यूल। माइक्रो के अंदर डायग्राम और शेड्यूल भी आने वाले हैं, तो वो भी बनाएंगे जो इस वर्ड लिमिट के अलावा रहेंगे। तो हर टॉपिक पर मैं मार्किंग स्कीम साथ में बोलूंगा। तो मार्क्स बोलने का पर्पज है कि आप उसका उतना ही नोट्स तैयार करें। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। और इस तरह से हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स। दोनों में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसमें बीच बीच में कुछ चैप्टरों में प्रैक्टिकल टॉपिक भी आएंगे। तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में सबसे पहली टर्म है हमारी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन भी लगी हुई होती है जिसमें से एक सही 3 गलत आपको टिक करनी होती है। तो हमें याद करना है 1 नंबर के लिए मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुने, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इकोनॉमी क्या है। बच्चों आपके सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स है, वो अलग है। इकोनॉमी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम। इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। पुराने जमाने में इंसान जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह, कोई सिस्टम नहीं था। तो उस आदमी को क्या बोलते थे? होमो सेपियन। धीरे धीरे
हजारों सालों में मेंटल ग्रोथ हुई, इंसान के बुद्धि का विकास होने के बाद उसने मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करा, जिसे हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। तो यही जब लोग मिलजुल कर एक साथ रहकर अपनी लाइवलीहुड को जनरेट करते हैं तो इसे कहा जाता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? इट इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न लिविंग। मैं लैंग्वेज बदल के बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। अब अलग अलग बुक्स हैं, उसमें अलग अलग लैंग्वेज है, तो एक बुक की लैंग्वेज में अलग से बोल रहा हूं, दूसरी बुक में क्या लिखा है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कौन सा सिस्टम चल रहा है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी का। अमेरिका कौन सा सिस्टम है? अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही है। ऐसे ही रशिया के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है? देखो कुछ बच्चे ना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करा करें टाइम से रहें ताकि बीच में क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो वापस आ रहा हूं मैं। तो बहुत सारी इकोनॉमीज हैं हमारी दुनिया में। हिंदुस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है जिसके अपने फीचर्स हैं, जिसमें रहते हुए हम लोग अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ऐसे ही रशिया एग्जाम्पल है सोशलिज्म का यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और इन सभी इकोनॉमीज के अपने अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं जिसमें रहते हुए लोग अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इट इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यही रोकता हूं और डिस्कशन करता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चों आप सुबह से शाम तक जो भी कोई काम करते हो उसे एक्टिविटी कहा जाता है। ये एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जिसे पैसे में नापा जा सके, विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको घर पे खाना बना के खिलाएं, कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप रेस्टोरेंट में जाएं और वहां आपने फूड परचेज करा, यू हैव टू पे मनी फॉर दैट। ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मैं वापस अपने मीनिंग पर आ रहा हूं। हमने अपने मीनिंग में क्या वर्ड यूज करा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सभी एक्टिविटीज जिसे पैसे में नापा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं शब्द दोबारा बोलूंगा, इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो आप एक सिस्टम में रहते हुए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में रहते हुए आप अपनी लाइवलीहुड को, अपनी स्टडी को ऑब्टेन कर रहे हैं और कल को जॉब, शॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी वो आप करेंगे। क्या है ये? सिस्टम, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चों एक नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिख दिया जाए कि सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग सफिशिएंट है, बट हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहे, आप ज्यादा तैयारी कर सकें। तो इकोनॉमी में अपनी लाइवलीहुड को जनरेट कैसे करते हैं? थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो कोशिश करा करें, मेरे साथ साथ रिवाइज करें, याद करें, बार बार बोले। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो साथ साथ लिखने की कोशिश करें। और हम अगले टॉपिक पर चलते हैं।
इकोनॉमी को एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए, इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। हमारा अगला टॉपिक स्केयरसिटी, ये भी 1 नंबर के लिए मीनिंग पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? दुर्लभता, स्केयरसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर ये स्केयरसिटी ना होता तो आपका ये सब्जेक्ट भी ना होता। इसके लिए हम 2 शब्दों को समझना चाहेंगे। पहला शब्द डिमांड। आप सुबह से शाम तक जो भी कुछ मांगते हो किसी कीमत पर, उसे डिमांड बोलते हैं। क्या होता है डिमांड? डिमांड को डिक्शनरी में शॉर्टकट में कहा जाता है विलिंग टू बाय। डिमांड को क्या कहा जाता है? विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप एज ए कंज्यूमर सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हो जो बाजार में किसी कीमत पर बिकने के लिए अवेलेबल है। क्या बोलते हैं उसे? डिमांड। हमारा दूसरा शब्द यहाँ पर सप्लाई। बच्चों ये दोनों शब्द बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। इन दोनों पर अपने आप में पूरे चैप्टर्स हैं। तो डिमांड मैंने क्या बताया? विलिंग टू बाय। सप्लाई क्या है? विलिंग टू सेल। मांगने की इच्छा डिमांड कहलाती है, बेचने की इच्छा सप्लाई कहलाती है। आप एज ए शॉपकीपर अपनी दुकान पे बैठे हैं और चाहते हैं इन इन दामों पर हमारी दुकान का ये सामान बिक जाए, इसे क्या बोलते हैं? सप्लाई, बेचने की इच्छा, विलिंग टू सेल। और डिमांड क्या है? विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने 2 शब्द बताए। अब हम इन दोनों को यूज करते हुए डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी। जब इस दुनिया में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, इस दुनिया में सप्लाई कम किसी भी चीज की और डिमांड ज्यादा, तो उसे क्या बोला जाता है? दुर्लभता, यानी स्केयरसिटी। क्या बोलते हैं उसे? दुर्लभता। निखिल, सागर, युक्ति दोनों ही लेट ज्वाइन कर रहे हैं। युक्ति नेक्स्ट क्लास से टाइम पर रहना है, 15 मिनट लेट हो आप। और क्लास के बीच में एक बार टॉपिक चल रहा है तो बीच में परमिशन नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करा करें क्लास शुरू होने से 1-2 मिनट पहले ही क्लासरूम में आ जाया करें, ताकि हमारे नए टॉपिक हैं, नया सब्जेक्ट है, हम बहुत अच्छी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, चीजों को रिवाइज करें, बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो वापस आते हैं। स्केयरसिटी चल रहा था हमारा, तो उसके लिए मैंने क्या डिस्कशन करा? डिमांड, सप्लाई। डिमांड का मतलब मांगने की इच्छा, विलिंग टू बाय। सप्लाई का मतलब विलिंग टू सेल। और जब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम, तो इसी को कहा जाता है दुर्लभता, स्केयरसिटी। और याद रखना, इस दुनिया में जो वस्तु दुर्लभ है, स्केयरसिटी है, वही वस्तु की बाजार में कीमत होती है जिस पर वो वस्तु बिकती है और खरीदी जाती है। इसी का रिवर्स एक बार लेते हैं। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा, जैसे एयर, एयर की सप्लाई, हवा की सप्लाई ज्यादा और हवा की डिमांड कम, तो ये स्केयरसिटी नहीं है और ऐसी कंडीशन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। याद रखना, किसी वस्तु की जितनी दुर्लभता होती है उतना ही उसका दाम होता है। अगर स्केयरसिटी बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, अगर स्केयरसिटी कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। गल्फ कंट्रियों में एग्जांपल ले रहे हैं, गल्फ कंट्रियों में स्केयरसिटी ऑफ ऑयल कम है तो वहां प्राइस
कम है, और हिंदुस्तान जैसी कंट्री में सप्लाई कम और डिमांड बहुत ज्यादा इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जिसके चलते प्राइस भी बहुत ज्यादा। तो प्राइस किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? स्केयरसिटी से। स्केयरसिटी इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। और इस पूरी दुनिया में जिस चीज की कीमत है वही इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। तो अगर स्केयरसिटी ना होती तो वस्तु का प्राइस नहीं होता, और इन द एब्सेंस ऑफ प्राइस हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं बनता। इसमें हम हर चीज को मनी वैल्यू में मापेंगे। तो स्केयरसिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्केयरसिटी रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज और डिमांड आर इनसफिशिएंट टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। तो बाजार में जितना बिकने के लिए आया है, यानी हम इसकी भाषा बदल सकते हैं, व्हेन सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड इट इज आल्सो नोन एज स्केयरसिटी। दोबारा बोल रहा हूं, स्केयरसिटी व्हेन supply of a commodity is less than its demand, it is known as scarcity। तो एक नंबर के लिए एमसीक्यू में ज्यादा आता है दुर्लभता, स्केयरसिटी। और अगर ये शब्द ना होता तो इस सब्जेक्ट का काम नहीं होता। चलते हैं अगले शब्द पर। हमने पहला टॉपिक बच्चों क्या याद करा? मन में रिवाइज करें। इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? is a system in which people get their living। इसके लिए हम जो भी सुबह से शाम तक करते हैं वो पैसे में नापी जा सकती है। उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके 3 इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगला टॉपिक हमने अभी खत्म करा, स्केयरसिटी व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन इट्स डिमांड, it is known as scarcity। चलते हैं अगले शब्द पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 1 नंबर के लिए भी आता है और 3 से 4 नंबर में एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहले 1 नंबर के लिए याद करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वास्तव में क्या है ये? चुनाव की समस्या। बच्चों, जब से आप इस दुनिया में आए हैं और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक ये आपका नेचर है। क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए चले हैं, क्लास को ज्वाइन करने के लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10th क्लास सेशन का पहला दिन, घर से चले हैं इंस्टीट्यूट में क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे रास्ते हैं। आप गली नंबर 1 से जा सकते हैं इंस्टीट्यूट में, गली नंबर 2 से जा सकते हैं, गली नंबर 3 से जा सकते हैं, रोड से जा सकते हैं। इनमें से किस रास्ते का आप चुनाव करेंगे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। आप शादी में गए, इनविटेशन मिला आपको, वहां पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल हैं और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनमें से कोई एक का ही सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या खाएं और क्या छोड़ें? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 11th में आपके पास माना 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, उनमें से आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक साथ आप 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कौन सा छोड़ेंगे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो 1 नंबर के लिए मीनिंग याद हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Economic problem is basically a problem of choice। 3 से 4 नंबर के लिए explain the concept of economic problem या how economic problem arise। तो क्यों हो तुम ऐसे कि तुम्हें हर समय चुनाव करना पड़ता है कि ये खाएं ना खाएं, ये पढ़ें ना पढ़ें, ये करें ना करें।
हर मूवमेंट पर आपको फैसला करना पड़ता है कि ये काम करें या ना करें। ऐसे क्यों हैं आप? इसका कारण है आपके नेचर में ये 3 फीचर्स। ये फीचर्स आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। तो आपको चुनाव क्यों करना पड़ता है? उसका पहला कारण है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और तीसरा है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। Economic problem is basically a problem of choice, which can be arise due to following 3 reasons. क्यों चुनना पड़ता है? इसके 3 कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। बच्चों, इसकी बात करते हैं पहले। बच्चों, आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी पूरी नहीं होती, चौथी शुरू हो जाती है। जब तक जीवन चलेगा, इच्छाओं की बाढ़ चलती है और ये ना समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं। तो ये आपकी नेचर है जिसे दुनिया का कोई भी आदमी बदल नहीं सकता। क्या? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी आपके पास साधन है, आपका पैसा, आपका वक्त, आपका कपड़ा, आपके मकान, कुछ भी तो अनलिमिटेड नहीं है। इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी आपके पास साधन है वो सब लिमिटेड हैं। तो दूसरा वाला फीचर क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसकी वजह से चुनाव की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भैया, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी वांट्स है, लेकिन आप एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर केवल एक सब्जेक्ट को ही पढ़ सकते हैं। ये आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा पढ़ें, कौन सा छोड़ें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, बाजार में हर चीज का दाम, एग्जांपल ले रहे हैं, 100 रुपए का है, इतनी सारी चीजें बाजार में अवेलेबल है, माना हर किसी का दाम 100 रुपए, बट आपकी जेब में सिर्फ एक ही 100 का नोट है। तो आप उन सब में से सिर्फ किसी एक का चुनाव करेंगे। किसका? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए आपका पहला नेचर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हो जाते, पैसा भी अनलिमिटेड हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वांट्स है अनलिमिटेड और पूरा करने के लिए जो भी कुछ आपके पास है वो बहुत लिमिटेड है। तो सोचना पड़ता है पैसा कहाँ लगाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए। तो क्या है ये? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब तीसरा फीचर आता है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। तो एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपीज हैं जो बहुत लिमिटेड हैं, जितना मर्जी पैसा नहीं है, माना 1000 रुपीज। इस 1000 रुपीज से सिर्फ फूड खरीदना होता, सिर्फ खाना खरीदना होता तो सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता था, क्योंकि फूड में हजारों हजारों आइटमें इंसानों के लिए बनाई गई हैं और इंसान उन सभी को कंज्यूम करना चाहता है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन उस 1000 रुपीज से वो सारी अनलिमिटेड वांट्स फूड से पूरी नहीं हो सकती। वो सारी खाने पीने की चीजें सिर्फ 1000 रुपए से खरीदी नहीं जा सकती। तो हमें चुनाव करना होगा, हम उसमें से
क्या खाने की चीजें खरीदें और क्या छोड़ दें, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन ये समस्या इतनी ही नहीं है, ये प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है जब पता चलता है कि ये 1000 रुपए सिर्फ खाने के लिए नहीं है। इस 1000 रुपए में से आपको कपड़े भी खरीदने हैं, इस 1000 रुपए में आपको एजुकेशन के लिए भी पे करना है। तो ये 1000 रुपए सिर्फ खाने के लिए होते तो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, लेकिन खाने के अलावा कपड़े, मकान, बिजली का बिल, एजुकेशन सब पर लगाना है, तो खाने के लिए भी 1000 रुपए नहीं बचे, उसका हिस्सा और कम हो गया है एंड प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल। तो हमारे पास शब्द क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक नंबर के लिए आए तो एक लाइन हमने याद करी, इट इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। 3 से 4 नंबर के लिए आ जाए तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस। पहली हेडिंग, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और एक्सप्लेनेशन में कोई एग्जांपल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, कोई एक एग्जांपल मेरा वाला या कोई भी बुक आपके पास है तो उसमें अलग अलग एग्जांपल है, वो आप लिख सकते हैं। मैं आने वाले एपिसोड्स में, क्लासेस में आपको इसका चैप्टर का थ्योरी का प्रिंट भी सेंड करूंगा, तो वो भी आप देख पाएंगे और अपने नोट्स बना पाएंगे। So economic problem is basically a problem of choice which can be arise due to following 3 reasons. पहली heading, human wants are unlimited, और explanation में एक example। दूसरी हेडिंग, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फिर एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन। और फिर तीसरी हेडिंग, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, और फिर एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर 3 to 4 मार्क्स। मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए उसकी डमी भी आपको बता रहा हूं। तो अभी मैंने बताया मीनिंग, और उसके बाद फिर पहली हेडिंग एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन, दूसरी हेडिंग एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, तीसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन। और ये तीनों हेडिंग इंपॉर्टेंट, आगे पीछे नहीं करेंगे। पहली, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और तीसरा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक बार दोबारा से बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस। तो तीनों फीचर्स लिखे हुए हैं मीनिंग के अंदर। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा, टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। तो अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, शब्द क्या है? इकोनोमाइजिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं मितव्ययता। हिंदी थोड़ी अजीब सी लगेगी। इकोनोमाइजिंग ये आपका नेचर है, चाहे आपको सिखाया जाए ना सिखाया जाए, आप बचपन से ऐसे हैं और इसे बदला नहीं जा सकता। ये गॉड गिफ्टेड है इकोनोमाइजिंग। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर लैंग्वेज को याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में टीवी का कनेक्शन 100 चैनल चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ 100 चैनल चल सकते हैं, आपने सब्सक्राइब करा रखे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन 100 में से केवल एक चैनल ही देख सकते हैं। तो इन 100 चैनल में से वो एक चैनल कौन सा देखेंगे? सिर्फ वही जो आपके अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है। आपकी इसी नेचर को कहा जाता है इकोनोमाइजिंग।
इसी नेचर को कहा जाता है इकोनोमाइजिंग। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। आपके पास 100 रुपए का नोट, फॉर एग्जाम्पल अब बाजार में गए, बहुत सारी चीजें, हर किसी का दाम 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। आप उन सब में से सिर्फ एक ही खरीद सकते हैं क्योंकि यू हैव ओनली 100 रुपीज नोट। तो कौन सी खरीदेंगे? जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा होगी। इस नेचर को बदला नहीं जा सकता, इसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। तो क्या होता है इकोनोमाइजिंग? इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उसका सबसे बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। यही आपकी नेचर इकोनोमाइजिंग कहलाती है। फिर याद करें इकोनोमाइजिंग क्या है? इट रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। तो हमें इसका मीनिंग याद करना है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बच्चों इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस which deals with the study of human behavior। ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर का डिस्कशन करना, उसकी नॉलेज लेना और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना, क्या है? इकोनॉमिक्स। कैसा है इंसान का बिहेवियर? एक एग्जांपल से समझाते हैं। वस्तु की कीमत के कम होने पर कंज्यूमर क्या करता है? ज्यादा मांगता है। और जब कीमत बढ़ जाती है तो कम मांगता है। बच्चों ये नेचर है जिसे बदला नहीं जा सकता। किसी भी वस्तु की प्राइस क्या हो जाए? कम, तो आप उसे कम मांगोगे, ज्यादा? ज्यादा मांगोगे। सस्ता होने पर ज्यादा मांगा जाता है और महंगा होने पर कम मांगा जाता है। इस ह्यूमन बिहेवियर को बदला नहीं जा सकता। इसको सीखना ही कहलाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम अपने व्यवहार को जानकर सोसाइटी में उसका उपयोग कर कर एज ए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर कैसा है। तो पढ़ते हैं, याद करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और हमारा बिहेवियर कैसा है? एज ए कंज्यूमर सस्ता होने पर ज्यादा मांगते हैं, महंगा होने पर कम मांगते हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर अलग होता है। तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है? प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? सेटिस्फेक्शन शुड बी। आप एज ए कंज्यूमर घर में खाना खाने बैठे हैं तो कितना खाएंगे? जिससे सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई करेंगे? जिससे मार्क्स शुड बी मैक्सिमम। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस इकोनॉमिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हमारी दो मेजर ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारी बुक है, और दूसरी ब्रांच का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें दोनों का मीनिंग याद करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो बच्चों अभी अभी हम याद कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग। हमने क्या याद करा इकोनॉमिक्स का मीनिंग? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हमें याद करना है
ये माइक्रो का मतलब क्या है? तो बच्चों माइक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये माइक्रो शब्द हमने कहां से लिया है? लैटिन वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया है, माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म। तो माइक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। तो जब हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, राम कितने पैसे कमा के लाया? सिर्फ राम की बात हो रही है, जैसा राम वैसा श्याम नहीं हो सकता। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लक्ष्मी ने 10 रुपए का एक पेन खरीदा। तो ये सिर्फ लक्ष्मी की बात हो रही है। दूसरा बच्चा 2 खरीद सकता है, 3 खरीद सकता है, हो सकता है बिल्कुल भी ना खरीदे, हो सकता है 5 वाला पेन खरीदे। तो ये क्या है? किसी एक इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी किया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ चुके हैं, माइक्रो को याद कर रहे हैं। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। तो भैया इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो याद करा है उसको एज इट इज लिखकर आखिरी में जोड़ देना, एज इंडिविजुअल। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या याद करा था? सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसी में जोड़ दिया आखिरी में एज इंडिविजुअल। जब एक एक करके इंडिविजुअल एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर का किया जाता है कि राम कैसा है, लक्ष्मी कैसी है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स याद हो चुका है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैक्रो को हम याद करना चाह रहे हैं। मैक्रो क्या है? अगेन ये हमने कॉपी करा है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मींस लार्ज। मैक्रो का डिक्शनरी मीनिंग क्या हो गया? लार्ज। जब हम अपनी कंट्री के 125 करोड़ लोगों की कमाई को एक साथ बोलते हैं, जिसे नेशनल इनकम कहा जाता है, तो वो क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल। तो क्या हो गया ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो किसी एक की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रुप के सभी लोगों की एक साथ चर्चा करें तो वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक बार याद करते हैं। बस इकोनॉमिक्स का मीनिंग लगाने के बाद आखिरी में जोड़ना है एज ए होल। तो क्या हुआ मीनिंग? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल। क्या हुआ? रिवाइज करें, दोनों एक बार बोलता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। दूसरा हमने क्या याद करा? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल। बच्चों माइक्रो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम सुबह से शाम तक जितनी वस्तुओं की डिमांड करता है, डिमांड अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विलिंग टू बाय। तो ये राम की डिमांड है, ये किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन पूरा देश सुबह से शाम तक जितनी भी चीजों को मांगता है उसको टेक्निकली बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एक आदमी की डिमांड को क्या बोलते हैं? डिमांड। पूरे देश की डिमांड को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसका एग्जांपल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। खाली डिमांड किसका एग्जांपल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा शब्द लेते हैं एग्जांपल में, सप्लाई। सप्लाई का मतलब बताया था विलिंग टू सेल, बेचने की इच्छा। तो हम बेचने की इच्छा कर रहे हैं एज ए रामलाल, ये किसका एग्जांपल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरा देश मिलकर कितनी चीजों को बेचने की इच्छा कर रहा है, इसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई।
तो खाली सप्लाई आए, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो। एग्रीगेट सप्लाई आए, किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में। वो 4 ऑप्शन देगा और कहेगा बताओ कौन सा माइक्रो है, और एक सही लिखेगा और 3 गलत, यानी 3 मैक्रो के लिखेगा। तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ताकि आप ऑड मैन आउट कर सकें और सही आंसर टिक कर सकें, जिसके लिए एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। इनकम ऑफ रामलाल किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि नेशनल इनकम क्या है? एज ए होल। बच्चों सबकी साउंड मैंने अनम्यूट करी है, थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम लूं वही जवाब देगा। रणवीर समझ में आ रहा है? रणवीर, महक गोयल को समझ में आ रहा है? यस महक, सर। चिराग को समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। निखिल सागर समझ में आ रहा है? निखिल सागर, राशि को समझ में आ रहा है? तो बच्चों हम हर क्लास में कुछ टॉपिक्स तैयार करेंगे एज पर मार्किंग स्कीम। उसके बाद मैं एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूंगा। मैं हर क्लास में कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊंगा। वो एमसीक्यू बहुत ध्यान से पढ़ना है। 4 ऑप्शन होंगे उसमें, उसमें से कोई एक ठीक होगा तो जिसका मैं नाम लूंगा वही जवाब देगा। कोशिश जरूर करनी है, गलत सही की चिंता नहीं करनी। तो हम एमसीक्यू पर जा रहे हैं। एक बार जितना करा है, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। हमने पहला शब्द क्या करा था अब तक? इकोनॉमी। मन में रिवाइज करे, इकोनॉमी इज ए सिस्टम। सिर्फ सुननी है बात, बातचीत नहीं करेंगे। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं सारे टॉपिक जो अब तक कराए बोल रहा हूं ताकि हम एमसीक्यू डिस्कशन कर सके। तो मेरा अगला शब्द हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगला शब्द इकोनॉमी के बाद हमने पढ़ा था स्केर्सिटी, जिसमें मैंने डिस्कस करा आपसे व्हेन सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड। सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज नोन एज स्केर्सिटी। नोन एज स्केर्सिटी। अगला शब्द हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Economic problem is basically a problem of choice which can be arise due to following 3 reasons. Human wants are unlimited, resources are limited, and resources have alternate uses. याद करने की कोशिश करें, मन में मेरे साथ साथ रिवाइज करें। और फिर हमने याद करा इकोनोमाइजिंग क्या है? द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आप उसका द बेस्ट यूज करना चाहते हैं। आपकी इस नेचर को क्या कहा जाता है? इकोनोमाइजिंग। अगला शब्द हमने इकोनॉमिक्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसको मीनिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगला हमने तैयार करा इसकी 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या? स्टडी सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगला क्या था? सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहले वाला एज इंडिविजुअल और दूसरे वाला एज ए होल। तो क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किया जा रहा है। क्वेश्चन आपके पास, स्केर्सिटी मीनिंग आप याद कर चुके हो, सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड। तो स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर ए कमोडिटी। नीचे 4 ऑप्शन, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, सोचें,
और जिसका नंबर आए सिर्फ वही जवाब देगा। दिव्यम मित्तल, दिव्यम मित्तल, दिव्यम। भव्या जवाब दो, भव्या। Scarcity refers to limitation of dash in relation to dash। तो क्या कम होता है, बोलो जी। सप्लाई। यस, सप्लाई कम होती है किसके कंपैरिजन में, डिमांड के डिमांड। कंपैरिजन में, तो इसे क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी। बहुत बढ़िया। और पूछ रहा हूं अगला, जिसका नाम बोलूं कोशिश जरूर करेगा। चिराग बोलेगा द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। It is a system which provides which people get their living through the indulgence of economic activities. बहुत बढ़िया। तो बाकी सब भी इसके साथ साथ मन में रिवाइज करें। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, हमारा सब्जेक्ट है। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग महक गोयल बताएगी। महक गोयल, इकोनॉमिक्स। It is a subject of science which deals with the study of human behavior. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन नमन से पूछ रहा हूँ। नमन को बताना है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। It is a subject of science which deals with the study of human behavior as an individual. एज इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। युक्ति से पूछ रहा हूँ, युक्ति बताएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is a science in which science of which deals with the study of human behavior as a whole. एज ए होल। बहुत बढ़िया युक्ति, कोशिश करा करो, टाइम से ज्वाइन करो। आज लेट ज्वाइन करा आपने। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। तो अगला शब्द पूछता हूं। अगला एमसीक्यू लेते हैं हम लोग। अगला एमसीक्यू बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर से बंद हो गया अपने आप ही। बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। 4 शब्द हैं, बताओ इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है, जो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। सबने पढ़ लिया होगा, कोशिश जरूर करनी है। आयुषी खंडेलवाल, आयुषी खंडेलवाल। इकोनॉमिक्स के लिए 4 शब्द लिखे हैं, कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। फ्री, स्केर्सिटी, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। आयुषी। Scarcity। आयुषी की साउंड बंद है, वो खोल लो अपनी साउंड। सर खोल ली। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। Scarcity। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। स्केर्सिटी ना होता तो आपका सब्जेक्ट ही ना होता। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज। 4 ऑप्शन पढ़ें और देखें कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल। ऑड मैन आउट, बेस्ट जजमेंट ढूंढनी है आपको। चारों लाइनें ध्यान से पढ़े। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीनिंग याद कर चुके हो, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। 3 फीचर आपने याद करे थे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। अब उसको यहाँ फिट करना है।
कौशल, कौशल बोलेगा आंसर। Sir, C part, unlimited wants and scarcity of resources. बहुत बढ़िया, कौशल का जवाब। Human wants are unlimited and resources are limited. कौन है, शोर मत करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत लग रही हो तो तीसरा आंसर, इसके लिए आपको टॉपिक मन में रखना पड़ेगा। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और तीनों फीचर याद करे थे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन है उसमें वैसे तो पहला वाला अनलिमिटेड वांट्स है, बट उससे ज्यादा बेटर है जिसमें अनलिमिटेड वांट्स के साथ क्या लिखा हुआ है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सब बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई सही चल रही है सबकी 11th की? यस सर। तो अच्छे से पढ़ाई करें। नोट्स बनाने बच्चों बहुत जरूरी है, नए सब्जेक्ट है आपके। और मैथ्स के लिए भी स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, ये 10th वाला खेल नहीं है, अब ये प्रोफेशनल स्टडी हो जाती है 11th 12th में। तो पहले दिन से सिंसियर होकर, क्योंकि स्कूलों में आप जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, और इंस्टीट्यूट में भी हम फिजिकली क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तो घर पे बैठ के बहुत अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। स्टेशनरी शॉप्स खुल चुकी हैं, बुक्स रजिस्टर आप इकट्ठे कर लें और रोज आप उसके नोट्स बनाएं। अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले उसे रिवाइज जरूर करें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। स्नेहा, समझ में आ रहा है आप सबको? राशि को समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल की क्लास आपको बता दिया था मैंने, टाइम चेंज करा है कल का। अब हमारी अकाउंट्स की क्लास 6 to 7 चलेगी कल, और परसों हमारी इको की क्लास वापस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।